बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पार्ट 6 नहीं करने जा रहे, पार्ट 7 करने जा रहे हैं। क्यों पार्ट 6 क्यों नहीं करने जा रहे? पार्ट 6 बाद में आराम से करेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर असल में ये टॉपिक है जिसको मैं फ़िलहाल अभी रोक रहा हूँ। यह आप देखें आपके पेज नंबर 43 नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। 44 जनरल रूल्स ऑफ IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और 45 पर भी यही है। इसको रोकने का मकसद ये है कि इसके ऊपर एक ही वीडियो बनाऊंगा आखिर में, ठीक है। वो पार्ट 6 ही होगा जिसके अंदर हम ये IUPAC नोमेनक्लेचर सीखेंगे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। सेल्फ असेसमेंट जो है इससे रिलेटेड वो भी हम एक ही वीडियो में करेंगे। और इसकी जो एक्सरसाइज है आखिर में, शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, इसको भी तो ये पूरा मैं एक ही वीडियो में निपटाना चाह रहा हूँ। हालांकि नॉर्मली आपको पता है कि मैं जो बच्चे पहले से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं उन्हें पता है इस बात का कि ये जो हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है वो हम एक ही वीडियो में आखिर में निपटाते हैं, और MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ये सारे लेक्चर्स होने के बाद लास्ट में करते हैं। लेकिन सिर्फ इस नोमेनक्लेचर के लिए ये जो हमारे पास है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये जो है इसको करने के लिए एक ही वीडियो के अंदर मैं सेल्फ असेसमेंट भी लूँगा और ये शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 भी उसी एक वीडियो में लूँगा। ये पार्ट 6 ही होगा लेकिन हम इसको बाद में करेंगे। अब पार्ट 7 हमारे पास कौन सा है? पार्ट 7 हमारे पास जो है ये पेज नंबर 46 से केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये वाला अब हम करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन, केमिस्ट्री ऑफ some important transition elements, इनमें हमारे पास क्या क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं? क्रोमियम है, इसको देखेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। और क्रोमियम को देखेंगे और क्रोमियम के एक कंपाउंड को पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसको देखेंगे, उसकी प्रिपरेशन को देखेंगे, उसकी केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। फिर अगली वीडियो में इसके अगला पार्ट जो होगा उसमें मैंगनीज़ को देखेंगे, मैंगनीज़ के कंपाउंड को देखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसको देखेंगे। फिर हम आयरन को देखेंगे, ठीक है, और उसमें स्टील की टाइप्स देखेंगे और स्टील की एप्लीकेशंस देखेंगे। फिर हम कॉपर को देखेंगे, उसकी मेटलर्जी को देखेंगे, कंसंट्रेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, बेसिमराइजेशन, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये सब कुछ। मतलब ये टॉपिक जो है आपका केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम 4 ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनको देखेंगे, ठीक है। अगली 4 वीडियोस के अंदर, 4 या 5 वीडियोस के अंदर इनको हम देखेंगे। तो आज हम जो देख रहे हैं वो क्रोमियम देख रहे हैं। सबसे पहले क्रोमियम जिसका केमिकल सिंबल क्या है? Cr, पहला ट्रांजिशन मेटल जो है, ठीक है भाई। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। इंट्रोडक्शन हो जाए पहले क्रोमियम का, ख़ास पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर ये हमारे पास 4th मेंबर ऑफ 3D सीरीज़ है, 4th मेंबर है। आप यहाँ देख भी सकते हैं ऊपर, ये 3D सीरीज़ मैंने इसीलिए मिटाई नहीं है, ये सब लिखी हुई है यहाँ पे। 4th मेंबर ऑफ 3D सीरीज़ है। आपको पता है ना, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने 4 सीरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़। तो ज़्यादातर 3D सीरीज़ की ही बातें हुई हैं। तो ये 4th मेंबर है क्रोमियम जो है 3D सीरीज़ का, नोट कर लें। इसका कलर जो है सिल्वरी ग्रे है। इसका कलर कैसा है? सिल्वरी ग्रे।
इसका कलर है, इसका लस्टर कैसा है, मेटेलिक लस्टर है, मेटेलिक लस्टर है। ये लस्टर क्या होता है? लस्टर का मतलब होता है चमक, शाइनिंग। तो इसकी जो शाइनिंग है वो मेटेलिक है, मेटेलिक लस्टर है। वाइडली यूज्ड, बड़े पैमाने पे इसका यूज़ किया जाता है। वाइडली यूज्ड, बड़े पैमाने पे इसका यूज़ किया जाता है किसमें? प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ मेटल सरफेसेस, प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ मेटल सरफेसेस। दूसरे जो मेटल्स हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो की जाती है। किस मेटल की जाती है? क्रोमियम मेटल की जाती है। किस लिए? प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उनकी हिफाजत हो सके। ठीक है भाई। तो इसके वाइडली यूज क्रोमियम का कहा किया जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं इसकी बहुत सारी हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं बहुत सारी हैं इसकी, नोट कर लें। +2 +3 +2 +3 +4 +5 +6, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है वाई इतनी सारी ऑक्सीडेशन इसकी स्टेट्स क्यों है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ड्यू टू 3d5 एंड 4s1। ये जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d की और 4s की, इसकी वजह से इसकी इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। आपको वाई का पता होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट इसके बाद लिखता हूँ, ये नोट कर लें। रिडॉक्स रिएक्शंस, ये क्या होते हैं? रिडक्शन क्या होता है? ये बहुत दफ़ा आपने सुना है। इसमें मैं पिछली वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में तफसीली बात कर चुका हूँ। रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस वो आपको इसके अंदर नज़र आते हैं। क्रोमियम जो है वो रिडॉक्स रिएक्शंस करता है। रिडॉक्स रिएक्शंस कलेक्टिवली जो है वो रिडक्शन रिएक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। और जहाँ रिडक्शन रिएक्शन की बात हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात हो, तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट की भी बात होती है, रिड्यूसिंग एजेंट की भी बात होती है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी बात होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी बात होती है। तो क्रोमियम जो है वो दोनों हैसियतों में यूज़ किया जाता है। क्रोमियम को बहैसियत रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है, क्रोमियम को बहैसियत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कौन सा वाला क्रोमियम? याद रहे क्रोमियम की बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ठीक है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले जो क्रोमियम है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले जो क्रोमियम है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया +2 +3 +4, ये कौन से हैं? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले क्रोमियम हैं। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले जो क्रोमियम हैं वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट अपना किरदार अदा करते हैं। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले जो हमारे पास क्रोमियम है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना किरदार अदा करते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लिया। आगे चलते हैं। अब इसके केमिकल रिएक्शंस जो है क्रोमियम के, वो भी आप देख लीजिए। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस आपकी बुक में 3 चीज़ों के साथ केमिकल रिएक्शन दिखाया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रोमियम का केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ क्रोमियम का केमिकल रिएक्शन, और वाटर के साथ क्रोमियम का केमिकल रिएक्शन। इनकी इक्वेशंस नोट कर लें। 2 मोल क्रोमियम के 6 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में 2 मोल जो है क्रोमियम क्लोराइड के बनेंगे, क्रोमियम क्लोराइड के बनेंगे, और 3 मोल जो है वो
हाइड्रोजन गैस के बनेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अगर ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाना हो तो आपको 4 मोल क्रोमियम के चाहिए और 3 मोल जो है वो आपको ऑक्सीजन के चाहिए। यहाँ पर आपको हीट भी देनी पड़ेगी इसको, तो उसके नतीजे में 2 मोल क्रोमियम ऑक्साइड के बनेंगे। 2 मोल क्रोमियम ऑक्साइड के बनेंगे। ठीक है। और वाटर के साथ अगर आपको रिएक्ट कराना हो तो 2 मोल क्रोमियम के आपको लेने पड़ेंगे, 3 मोल वाटर के लेने पड़ेंगे। इनको आप हीट करवाएंगे तो इसके नतीजे में 1 मोल क्रोमियम ऑक्साइड का बनेगा, 1 मोल क्रोमियम ऑक्साइड का बनेगा और 3 मोल जो है वो हाइड्रोजन गैस के बनेंगे। ठीक है भाई। यूजेस भी थोड़े से दिए हुए हैं, जो कुछ आपकी बुक में दिया हुआ है सिर्फ वही यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके यूजेस भी दिए हुए हैं यहाँ पर। कौन कौन से यूजेस हैं? स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनलेस स्टील की तैयारी में क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। क्रोम प्लेटिंग के लिए, क्रोम प्लेटिंग के लिए, क्योंकि ये क्रोम जो है ये हमारे पास क्रोमियम जो है, ये क्रोमियम बड़ा ब्यूटीफुल सा सिल्वरी वाइट जो है इसका अपीयरेंस होता है, तो इसकी प्लेटिंग की जाती है। प्लेटिंग का मतलब ये है कि इसका ये समझ लें जैसे पेंट नहीं कर देते हम दीवारों के ऊपर, इसी तरह दूसरे जैसे मैंने अभी बताया आपको प्रोटेक्शन के लिए भी मेटल्स के ऊपर जो है वो क्रोमियम प्लेटिंग कर दी जाती है। ठीक है। जिस तरह पेंट कर देते हैं हम दीवारों के ऊपर, इसी तरह मेटल्स के ऊपर इस क्रोमियम का पेंट कर दिया जाता है, आप ये समझ लें। बहरहाल ये वो इस तरह तो नहीं होता, ये पेंट जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से होता है। इसको हम बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर ही ये क्रोमियम प्लेटिंग का प्रोसेस किया जाता है। जिन बच्चों को इलेक्ट्रोलाइसिस पे ग्रिप है वो तो मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसके अलावा पिगमेंट्स की तैयारी में क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स का मतलब होता है ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब दाने। किसी भी किस्म का कलर जो आप इस्तेमाल करते हैं ना, कलर कहीं भी इस्तेमाल किए जाते हैं, दीवारों पे, चीज़ों के ऊपर जो कलर किया जाता है, प्लास्टिक पे, मेटल्स के ऊपर जो कलर किया जाता है, तो ये कलर कोई सा भी हो, जो प्रिंटर होते हैं उनमें कलर प्रिंटर होते हैं उसका कलर, तो बहरहाल कलर कोई सा भी हो, वो बनता कैसे है? बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, वैरायटी ऑफ ग्रेन्स होते हैं। ठीक है। जिनको पिगमेंट्स कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ वैरायटी के पिगमेंट्स बनाए जाते हैं, ग्रेन्स बनाए जाते हैं, दाने बनाए जाते हैं और उनसे मुख्तलिफ़ वैरायटी के कलर्स बनाए जाते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये ग्रेन्स या ये पिगमेंट्स बनेंगे तो वैरायटी ऑफ कलर्स बनेंगे, और ये पिगमेंट्स की तैयारी में, इन ग्रेन्स की तैयारी में जो है वो क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्रोमियम का एज अ कैटलिस्ट जो है वो भी यूज़ है। एज अ कैटलिस्ट जो है वो भी क्रोमियम का यूज़ है। अब कंपाउंड देख लेते हैं। ये तो क्रोमियम मेटल की तारीफ़ थी, ये सारी की सारी जो तफसील बताइए क्रोमियम मेटल की, क्रोमियम एलिमेंट की मैंने आपको डिटेल बताई है। अब क्रोमियम के कंपाउंड को आप देख लें। क्रोमियम कंपाउंड जो है, केमिस्ट्री ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, केमिस्ट्री ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट कहलाता है। ठीक है। इसको यहाँ ब्रैकेट में इसका नाम लिख देता हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या है? ये कंपाउंड है। किसका? क्रोमियम का ये कंपाउंड है। इसका इंट्रोडक्शन पहले देख लें। इसके इंट्रोडक्शन में क्या है? रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसको बाज़ार से आप लेके आएँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप लेके आएंगे। ये रेड सॉलिड होता है, रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होता है, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में जो है वो ये बहुत तेज़ी के साथ जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे पानी में नमक देखें कितनी तेज़ी के साथ डिज़ोल्व हो जाता है, तो ये भी हो जाता है।
अच्छा, जब आप इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो इसका कलर जो है वो रेड कलर का है। जब आप पानी में इसको डिज़ोल्व करते हैं ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर, ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर, जब आप इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, ठीक है, ये किस में टूट जाता है? ये टूट जाता है डाइक्रोमेट आइंस और क्रोमेट आइंस में। डाइक्रोमेट आइंस CrO7 -2 और CrO4 -2, इसको हम कहते हैं क्या? ये डाइक्रोमेट कहलाता है, डाइक्रोमेट आइन, और ये जो है वो क्रोमेट आइन कहलाता है, क्रोमेट आइन। अच्छा, ये जो डाइक्रोमेट आइन है इसका कलर रेड होता है, और ये जो क्रोमेट आइन है इसका कलर जो है वो येलो होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हम इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को, इसका कलर रेड कलर का है, इसको अगर पानी में डाल रहे हैं तो पानी जो है वो अब कौन सा कलर इख्तियार करेगा? क्योंकि पानी के अंदर तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो रेड कलर का है आपने डिज़ोल्व कर दिया, तो पानी के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद ये पोटेशियम डाइक्रोमेट तो ये तो ना रहा, बल्कि ये तो डाइक्रोमेट आइन और क्रोमेट आइन में कन्वर्ट हो गया, और डाइक्रोमेट आइन का कलर रेड है, ठीक है, और क्रोमेट आइन का जो है वो कलर येलो है। तो जो सल्यूशन बनेगा, जो पानी वाला इसका सल्यूशन बनेगा, उसका कलर कौन सा होगा? क्योंकि उस पानी के अंदर, उस सल्यूशन के अंदर डाइक्रोमेट आइन भी हैं जो रेड कलर के होते हैं, और क्रोमेट आइन भी हैं जो येलो कलर के होते हैं। असल में इन दोनों की स्ट्रेंथ जो है, इन दोनों की ताकत जो है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये क्रोमेट आइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा हो जाते हैं तो सल्यूशन येलो कलर का होता है, और अगर ये डाइक्रोमेट आइन जो हैं ये बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं तो सल्यूशन का कलर रेड कलर का होता है। इसके हवाले से क्वेश्चन भी आते हैं। ये बात याद रखिएगा कि पानी में इनको डालने के बाद इनके दरमियान इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम जो है इनके दरमियान इस्टेब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इन दोनों के दरमियान इस्टेब्लिश हो जाता है, मतलब इंटर कन्वर्जन, ये जो है क्रोमेट आइन डाइक्रोमेट आइन में कन्वर्ट हो सकते हैं, होते हैं, और डाइक्रोमेट आइन क्रोमेट आइन में कन्वर्ट हो सकते हैं। सारे नहीं, थोड़े बहुत, तो इनके दरमियान जो है वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये डाइक्रोमेट आइन जो है ये भी पानी में मौजूद है, प्लस H2O, ये इक्विलिब्रियम का सिंबल भी आ गया, और ये क्रोमेट आइन जो है ये भी पानी के अंदर मौजूद हैं, प्लस हाइड्रोजन आइंस के साथ, प्लस हाइड्रोजन आइंस के साथ, 2 हाइड्रोजन, 2 मोल होंगे हाइड्रोजन आइन के, ठीक है भाई। इस इक्वेशन को बना लीजिए। इसका कलर रेड होता है और इसका कलर येलो होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है MCQs में, ज़रा इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर इनके दरमियान जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, तो ये इक्विलिब्रियम आप जो है वो जो इस्टेब्लिश हो चुका है, इस इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। देखें, इक्विलिब्रियम में तो ये है कि ये डाइक्रोमेट आइन जो है वो थोड़े बहुत क्रोमेट आइन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और थोड़े बहुत क्रोमेट आइन जो है वो डाइक्रोमेट आइन में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपके पास जो है ये डाइक्रोमेट आइन जो है सॉल्यूशन के अंदर आ जाएं, तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन का कलर ऑब्वियस सी बात है रेड हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो है सॉल्यूशन में ये क्रोमेट आइन जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। ये कैसे करेंगे आप? ये आप एसिड और बेस ऐड करके करेंगे। अगर आप एसिड को ऐड करते हैं ऑन एडिशन
ऑफ एसिड। तो जब आप एसिड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑन एडिशन इक्विलिब्रियम, ध्यान से लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। तो जैसे ही आप एसिड डालेंगे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे क्या है, डाइक्रोमेट आयन, और रिजल्ट क्या निकलेगा, सोल्यूशन जो है रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, सोल्यूशन बिकम्स रेड, और सोल्यूशन जो है वो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। मींस इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब सोल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है, मोर डाइक्रोमेट आयन, मोर डाइक्रोमेट आयन। ठीक है भाई। अच्छा, ऑन एडिशन ऑफ बेस, अगर आप इस सोल्यूशन के अंदर बेस डाल देते हैं तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट, इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या है, क्रोमेट आयन। ठीक है, तो क्या होगा, सॉल्यूशंस बिकम येलो, सॉल्यूशन बिकम येलो, सॉल्यूशन जो है वो येलो हो जाएगा। मींस इसका क्या मतलब हुआ, मींस मोर क्रोमेट आयंस आर प्रेजेंट, मोर क्रोमेट आयंस आर प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब इस पोटेशियम डाइक्रोमेट की तैयारी की तरफ चलते हैं, प्रिपरेशन। अगर आप इसको तैयार करना चाहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को, प्रिपरेशन हेडिंग डाल लें, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर आप इसको तैयार करना चाहते हैं, कहाँ, लेबॉर्ट्री में, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जिनकी मदद से आप जो है इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो चाहिए वो क्रोमेट चाहिए, क्रोमेट बाज़ार से मिलता है, आप ला सकते हैं ये क्रोमेट। ठीक है भाई, तो इसकी क्रोमेट की मदद से जो है वो आप जो है वो तैयार कर सकते हैं किसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट को। और अगर आपको ये क्रोमेट बाज़ार से नहीं मिलता तो ये क्रोमेट आप लैब में तैयार कर सकते हैं। तो इस क्रोमेट की तैयारी के लिए आपको लैब में से कौन कौन सी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, आपको लैब में से जो है वो क्रोमाइट और ये ले लीजिए, थोड़ी बहुत अगर लैब में पड़ी हुई हो तो क्रोमाइट और, जिसके चांसेस कम हैं, लेकिन सपोज़ करते हैं कि आपकी लैब में ये क्रोमाइट और जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो इस क्रोमाइट और को आप किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, और या फिर पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ। तो अपनी लैब में से आप क्रोमाइट और ले लें, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट ले लें, या फिर आप जो है पोटेशियम कार्बोनेट ले लें। इनको आप रिएक्ट कराएंगे, इनको आप क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे आपस में, तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, आपको क्रोमेट मिलेगा, जिससे जो है आप क्या बना सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हैसियत से भी जो है वो ये यूज़ होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हैसियत से भी यूज़ होता है। वाई, अभी मैंने इसका जवाब दिया था, वाई, बिकॉज, क्योंकि बिकॉज
इन पोटेशियम डाइक्रोमेट chromium has highest oxidation state that is +6। और याद है ना मैं आपको क्या बताया था, क्रोमियम की टाइप्स हैं बहुत सारी ऑक्सीडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्रोमियम की बहुत सारी टाइप्स हैं, +2 वाला क्रोमियम भी है, +3 वाला भी है, +4 वाला भी है, +5 वाला भी है, +6 वाला भी है। तो हाईएस्ट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो वाले क्रोमियम क्या किरदार अदा करेंगे, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। और पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर ये जो क्रोमियम है, ये कौन सा वाला क्रोमियम है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन सी है, +6 है। इसलिए ये पोटेशियम डाइक्रोमेट एज अ होल, ये सारा का सारा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का किरदार अदा करता है, ठीक है भाई। और क्या बात है इसके अंदर, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एनाइलेट, आखिरी हेडिंग डालना, to determine the concentration of annihilate किसी एनाइलेट की कंसंट्रेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो कंसंट्रेशन का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कंसंट्रेशन का मतलब है मिकदार। मिसाल के तौर पे आप बीकर लेते हैं, ठीक है, और उसमें पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद आप इसमें जो है वो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो है वो मिक्स कर देते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ आके कि ये जो सल्यूशन आपने बनाया है पानी और नमक का, मुझे इसकी कंसंट्रेशन बताइए, तो मेरे जुमले का मतलब क्या होगा, ठीक है। मैं आपसे आके पूछता हूँ कि ये जो आपने सल्यूशन बनाया है पानी और नमक का, इसकी मुझे कंसंट्रेशन बताइए, तो मेरे इस जुमले का मतलब क्या होगा। मेरे इस जुमले का आसान सा मतलब होगा कि इस सल्यूशन में मुझे नमक की मिकदार बता दीजिए, मुझे नमक की मिकदार बता दीजिए, चाहे मोल्स में बता दें, चाहे ग्राम में बता दें, चाहे चम्मच के हिसाब से बता दें कि भाई इतने चम्मच इसके अंदर डाले गए हैं। तो ये बात याद रखिए, कंसंट्रेशन जो है वो। एनाइलेट क्या होता है, एनाइलेट वो चीज़ जिसकी कंसंट्रेशन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। थिंग, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड मिसाल है, थिंग वो चीज़, थिंग हुज कंसंट्रेशन इज़ टू बी डिटरमाइंड, तो जिस चीज़ की भी आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम एनाइलेट कहते हैं। और हम जो अभी जिसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं ना, वो हैं क्रोमियम आइंस। ये बात जहन में रखिएगा। अभी तक हमने क्रोमियम आइंस की बात नहीं की, हमने डाइक्रोमेट आयन की बात की है, हमने क्रोमेट आयन की बात की है, हमने सॉल्यूशन के अंदर क्रोमियम आइंस की बात नहीं की। तो क्या सॉल्यूशन के अंदर क्रोमियम आइंस जो है वो मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। कैसे आएंगे सॉल्यूशन के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। आप सॉल्यूशन बीकर ले लें, ठीक है, और बीकर के अंदर पानी ले लें आप, और इसके अंदर आप जो है वो डाल दें पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट आप डाल दें। ऑब्वियस सी बात है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जब आप इसमें डालेंगे तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डाइक्रोमेट आइंस में, डाइक्रोमेट आइंस में प्लस और क्रोमेट आइंस में, डाइक्रोमेट आइंस में और क्रोमेट आइंस में, डाइक्रोमेट आइंस में और क्रोमेट आइंस में, इनमें। तो अब इस पानी के अंदर जो आपने ये पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला है,
ये डिज़ोल्व हो चुका और ये आयंस अब इसके अंदर मौजूद है। अब इन आयंस में से हमें क्या निकालना है, हमें क्रोमियम आयंस जो है वो निकालने हैं। कौन निकालेगा, इसके लिए आप इसमें एक और चीज़ जो है वो ऐड करेंगे, दो चीज़ों में से एक चीज़। या तो आप जो है इसके अंदर क्या यूज़ कर लें, ऑक्जेलिक एसिड, दो चीज़ों में से एक चीज़ ले लें आप, कोई सी भी ऑक्जेलिक एसिड आप इसमें डाल दें, ठीक है। या फिर आप जो है वो मोर्स सॉल्ट जो है वो आप इसमें डालें। दोनों में से कोई भी आप इस सॉल्यूशन में डालें, जिसके अंदर क्या मौजूद हैं, ये डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयंस मौजूद हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है इसका केमिकल फार्मूला है H2C2O4, H2C2O4। और जो बोर सॉल्ट है इसका केमिकल फार्मूला बड़ा है थोड़ा, Fe। और जो है क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, NH4 और SO4 2.6H2O, ये आ गया आपके पास मोर सॉल्ट, ये आ गया आपके पास ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये जो है वो क्रोमियम आयंस और डाइक्रोमेट आयंस और क्रोमेट आयंस जब ये पानी में मौजूद होंगे ना, तो इनका कलर कैसा होगा, पानी का कलर कैसा हो जाएगा, ये कलर होगा इसका ऑरेंज, कलर कैसा होगा इसका ऑरेंज। और जब आप ऑक्जेलिक एसिड इसके अंदर डालेंगे या फिर आप मोर सॉल्ट इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे, तो फिर क्या होगा, इसका कलर ऑरेंज से जो है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जैसे ही सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज से रेड होगा तो ये इस चीज़ की पहचान है कि अब इसके अंदर क्या बनना शुरू हो गए, इसमें एनाइलेट यानी कि क्रोमियम आयंस जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। ये इसकी पहचान है। ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि जब भी आपको टेस्ट करना हो कि आया सॉल्यूशन के अंदर जो है वो क्रोमियम आयंस प्रोड्यूस हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो इसके लिए या प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट पानी में डिज़ोल्व कर दें और इन दोनों में से कोई भी आप ले लें, या तो ऑक्जेलिक एसिड ले लें या मोर सॉल्ट ले लें, थोड़ा थोड़ा इसमें डालते रहें। इसका जो ऑरेंज कलर है जब भी ऑरेंज से रेड हो जाए तो समझ जाइए इसके अंदर क्रोमियम आयंस जो है वो उनकी कंसंट्रेशन बनना शुरू हो गई है, ठीक है। इनके जो केमिकल इक्वेशंस हैं वो भी आप नोट कर लें बस। और फिर ये जो है वो, और ये जो सारा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप डिटरमाइन का मतलब होता है पता चलाना, आप डिटरमाइन कर रहे हैं कंसंट्रेशन मिकदार किसकी, एनाइलेट की, और एनाइलेट यहाँ पर क्या है, क्रोमियम आयंस। तो जिस प्रोसेस के ज़रिए आप ये पता चला रहे हैं, उसका नाम है रिडॉक्स टाइट्रेशन, इस प्रोसेस का ये नाम है। और इस रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, ये डिटेल में आपको अभी सारी बता चुका हूँ कि इस तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट पानी में मिक्स कर रहे हैं, जिससे डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर इन दोनों में से कोई एक जो है वो आप इसमें मिलाते रहें तो इसका ऑरेंज कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। प्रोसेस का नाम भी आपको पता चल गया, रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब इसकी केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो भी आप देख लीजिए, दोनों की बारी बारी बता देता हूँ। ऑक्जेलिक एसिड को देख लें, दो जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन जो है वो मौजूद हैं पानी में, वो रिएक्ट करेंगे। 3 जो है वो ऑक्जेलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के साथ, और 8 जो है वो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आपको चाहिए, ठीक है। उसके नतीजे में 4 मोल जो है वो क्रोमियम आयन के बनेंगे, 6 मोल जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनेंगे, और 7 मोल जो है वो बनेंगे वाटर के, H2, ठीक है भाई।
और अगर आप जो है वो मोर सॉल्ट यूज़ करते हैं तो इसके लिए दोबारा ये 1 मोल जो है वो डाइक्रोमेट आयन का, ठीक है, उसको रिएक्ट कराएंगे 6 मोल जो है वो आयरन के जो आयंस हैं वो, और 14 मोल्स जो हैं वो हाइड्रोजन आयंस के, ये रिएक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में जो है वो 2 मोल क्रोमियम आयन के बनेंगे, 2 मोल क्रोमियम आयन के बनेंगे, 6 मोल जो है यहाँ पर आयरन के बनेंगे। अच्छा, ये आयरन और ये आयरन, इसमें फ़र्क है। ये आयरन वो है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये आयरन वो है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और 7 मोल जो है वो वाटर के बनेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आसान टॉपिक नहीं है, ठीक है, बड़ा हैवी और तगड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको मैं अभी नहीं छेड़ना चाहता, इसको जो है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तसल्ली से ये सारे टॉपिक आसान से हो जाएं, सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।